सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दैट वुड बी डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। कल हम लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था और आज हम लोग डाइजेशन और रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि लाइफ प्रोसेसेस के तहत आते हैं। अगर मैं बात करूँ तो आपका एक बड़ा सा चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि लाइफ के लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं उसमें चार इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक डाइजेशन होता है, दूसरा रेस्पिरेशन जिसको श्वसन तंत्र बोलते हैं, ठीक है, इसको पाचन तंत्र बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को। तीसरा होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जिसमें हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं। और चौथा होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। कल हम लोगों का टॉपिक रहेगा सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट वुड बी अबाउट डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। ऑलराइट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें प्रॉपर हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। विद ब्रॉडकास्ट प्रताप चंद्रा, मिया सेठी, अदिति सिंह, कार्तिक मीना, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन एंड उसके बाद रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई दोनों चीज़ें अलग, ठीक है। वॉल्यूम अभी बढ़ गया होगा, ठीक है। वॉल्यूम वॉल्यूम अभी बढ़ गया होगा, ठीक है। वॉल्यूम का प्रॉब्लम अभी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अभी आई थिंक वॉल्यूम का प्रॉब्लम नहीं होगा, एक बार आप कंफर्म कर देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक का मतलब डाइजेशन और रेस्पिरेशन रहने वाला है। तो ऐसा नहीं कि दोनों टॉपिक आपके कुछ अलग अलग हैं या फिर इन साइलोज हमें पढ़ने हैं। एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन है वो डाइजेशन से ही लिंक्ड है आपका, ठीक है। रेस्पिरेशन आप तभी समझ पाएंगे जब आपको डाइजेशन अच्छे से समझ में आएगा। ऑलराइट, अभी भी कम है क्या? सिस्टम यानी कि जिसमें हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं और चौथा होता है हमारा, प्रॉब्लम नहीं होगा, एक बार आप कंफर्म कर देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक मतलब डाइजेशन और रेस्पिरेशन रहने वाला है। तो ऐसा नहीं कि दोनों टॉपिक आपके कुछ अलग अलग हैं। आई थिंक अभी तो वॉइस सही है ना? आज निखिल ने हमें कानपुर में देख लिया। अच्छा, आज तुम घर से बाहर ही नहीं निकले। तुमने कहाँ देख लिया भाई? हैं? अभी ओके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाइजेशन। अब मैं जब वर्ड बोलता हूँ डाइजेशन तो थोड़ा सा आपको समझ में आता होगा कि भाई जो खाना है उसका पाचन, ठीक है। अब एक्चुअल में जो टॉपिक आता है ना ये डाइजेशन, ये न्यूट्रिशन के तहत आता है। तो यहाँ पे मैं आपको न्यूट्रिशन नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हीटोट्रॉफिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो यहाँ पे हम लोग नहीं करने वाले, वो अलग से यहाँ पे मैं लूँगा अलग से। जहाँ पे मैं प्लांट का भी न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेरा टारगेट है ह्यूमंस में जो डाइजेशन होता है उसको पढ़ना, ठीक है। यानी कि ह्यूमंस में किस तरह से पाचन होता है खाने का, वो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ह्यूमन का डाइजेशन होता है वो किस चीज़ का हम डाइजेशन करवा रहे हैं? खाने का डाइजेशन करवा रहे हैं। तो भाई खाना रख लो मुंह में। यानी कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो डाइजेशन स्टार्ट होगा, जो पाचन स्टार्ट होगा, वो आपका माउथ से ही स्टार्ट होगा, मुंह से स्टार्ट होगा, जिसको कि हम बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जो माउथ है इसको हम बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, जहां से हमारा पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। अब इस माउथ में जो हमने खाना रखा, सबसे पहला जो काम होगा, क्योंकि अब जो देखो जो खाना है उससे हम खाते क्यों हैं? एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये पूरा क्लास के अंत तक हम एनर्जी बना डालेंगे डाइजेशन और रेस्पिरेशन के बाद। तो जो बकल कैविटी है, जो माउथ है, यहाँ से आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है। और कैसे स्टार्ट होता है? तो सबसे पहले ध्यान रखना, जो सबसे पहला एंजाइम रिलीज होता है दैट इज योर सेलाइवरी एमाइलेज। हमारे यहाँ पे सेलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं मुंह में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ग्लैंड होते हैं, ग्रंथियां होती हैं, जो कि सलाइवा, जिसको कि हम नॉर्मल बोल सकते हैं थूक, ठीक है। जो हम सलाइवा जो होता है, थूक होता है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी हम बोलते हैं कि भाई जब आप सुबह सो के उठते हो तो उसको मतलब खाली बिना ब्रश किए हुए उसको मतलब पानी पीना चाहिए, सो दैट जो आपका सलाइवा है वो सलाइवा बहुत बताते हैं अच्छा होता है। जिसकी आंखें कमजोर हैं, आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो वो सलाइवा जो है अपनी आंखों में लगा सकता है, तो वो काफ़ी हेल्प करता है, ऐसे बताते हैं, ठीक है। तो ये जो एमाइलेज है जो सलाइवरी ग्लैंड्स ने रिलीज किया, इसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा? ये सबसे पहले तो जो भी आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो कॉम्प्लेक्स
कार्बोहाइड्रेट है उसको ये सिंपल में ब्रेक करेगा। अब जब हम प्लांट का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे वो लोग न्यूट्रिशन लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, यानी प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, और जो खाना स्टोर करते हैं वो लोग वो स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, स्टार्च। तो एक्चुअल में हम खाना क्या खा रहे हैं, एक तरह से स्टार्च ले रहे हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई फल खाया या फिर मैंने कोई सब्जी खाई तो एक तरह से मैंने स्टार्च लिया, तो उस स्टार्च को एक तरह से उसने किस में ब्रेक किया, सिंपल स्टार्च को शुगर में ब्रेक किया, जो कि एक सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। शुगर क्या होता है, सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही है एक, ठीक है। और इसको भी मुझे वहाँ पे याद दिलाना, न्यूट्रिशन वाले में आपको पढ़ाऊंगा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर्स क्या होती है, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, ये सब क्या होते हैं। अभी मैं आपको चाहता हूँ कि सिर्फ आपका फोकस डाइजेशन में रहे ताकि ये चीज़ आपको समझ आए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्च ब्रेक हो रहा है शुगर में। स्टार्च एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्ब है और शुगर एक तरह का सिंपल कार्ब है, ठीक। तो सबसे पहला काम तो हो गया हमारा, जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो गया कहाँ से, माउथ से, फिर बकल कैविटी से। अब ये जो खाना है, ये खाना यहां पे आपका मौजूद है फेरिंग्स। लैरिंग्स और फेरिंग्स दोनों अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले ये खाना फेरिंग्स से पहुंचेगा, मुंह के बाद, दैट इज बकल कैविटी के बाद ये खाना फेरिंग्स में पहुंचेगा। और फेरिंग्स के बाद यहां पे जो आपको ये दिख रहा है लंबा सा स्ट्रक्चर, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं, ईसोफेगस। या फिर कॉमनली इसको हम बोल देते हैं क्या, फूड पाइप, क्योंकि इससे फूड जो है अब जाएगा अगले पार्ट में, जहां पे अगला पार्ट ऑफ डाइजेशन हमारा होगा। यहां पे कोई डाइजेशन नहीं हो रहा, ये बस लिंक कर रहा है खाने को, अब ये डायरेक्टली पेट तक पहुंचाएगा, स्टमक तक पहुंचाएगा। तो इसको हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, दैट इज भोजन नली के नाम से भी जानते हैं। अब ये डायरेक्टली जो खाना है, ये जो खाना है डायरेक्टली अब कहाँ पे जाएगा, कहाँ गया भाई मार्कर, ये खाना डायरेक्टली कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, यानी स्टमक में पहुंचेगा, पेट में पहुंचेगा। तो पेट में क्या होगा सर, पेट में जल्दी से 2 एंजाइम रिलीज होंगे। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने एंजाइम बताया था, एंजाइम क्या चीज़ होती है, एंजाइम कौन रिलीज करता है। तो एंजाइम हमारे रिलीज करते हैं जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, बाह्य स्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो रिलीज करती हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, वो हार्मोन रिलीज करते हैं। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो एंजाइम रिलीज करते हैं, ये डक्ट का यूज करते हैं एक, लेकिन जो एंडोक्राइन होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, किसी डक्ट का यूज नहीं करते हैं हार्मोन को सेक्रीट करने के लिए डायरेक्टली इनटू द ब्लड, राइट। अब ये खाना यहाँ पे पहुंचा पेट में। अब पेट में आपका रिलीज होगा सबसे पहले तो क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले कि भाई सबसे पहले सलाइवरी एमाइलेज निकला है, कहाँ पे, आपका बकल कैविटी या फिर मुंह में, माउथ में। अब आ जाते हैं स्टमक में। स्टमक में क्या रिलीज होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टमक। तो स्टमक में आपकी 2 चीज़ें रिलीज होंगी। तो पहली है आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन शॉर्ट में HCl लिख रहा हूँ, इतना तो आपको समझ में आता होगा। अब HCl का मेन पता है 2 फंक्शंस हैं। पहला, एक्चुअल में ये क्या है HCl, इसी को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, इसी को ही हम बोलते हैं क्या, गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं, गैस्ट्रिक जूस। और तभी जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा HCl रिलीज होता है और इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे पेट में एसिडिटी डेवलप हो गई। रीज़न इसका ये है कि हाईली एसिडिक होता है ये। इसका जो pH वैल्यू होता है, अभी तो मैंने आपको pH वगैरह कुछ पढ़ाया नहीं, क्या चीज़ होती है, केमिस्ट्री भी पढ़ी नहीं हम लोगों ने, बट फिर भी अगर आपको पता है pH वैल्यू क्या, pH स्केल क्या होती है, तो आप थोड़ा सा इस पर आइडिया लगाने की कोशिश करिए कि pH 1.6 का मतलब है हाईली एसिडिक, बहुत अम्लीय होता है। तो सबसे पहले ये इसका एसिडिटी का रोल ये होता है, मतलब इतना ज़्यादा एसिडिक होता है कि जितने भी हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया खाने के साथ अंदर आ गए हैं। अब जैसे कि तुम कहीं गए, कचौड़ी खा रहे हो, हैं, कचौड़ी में मान लो कुछ बैक्टीरिया है। अब रोड साइड जो हम फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड, तो उसमें उतना हाइजीनिक नहीं रहता है, या फिर तो हमारी वजह से या फिर जो बेच रहा है उसकी वजह से। तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया, तो सर फिर हमें बीमारी क्यों होती है, अरे भाई एक लिमिट होती है, कैपेसिटी होती है बॉडी को, बॉडी की कैपेसिटी होती है। अब HCl ने मार दिया, ठीक है, रही कुछ जो बची कसर है उसमें, उसको WBC ने पूरा कर दिया, वाइट ब्लड सेल ने, ठीक है, श्वेत कणिका ने, लेकिन फिर भी कुछ बच जाते हैं जो हमें फीवर या फिर हमें और भी डिजीज कॉज कर देते हैं, ठीक है। तो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करना इनका एक तो काम होता है, पहला रोल। दूसरा इनका काम ये होता है कि मीडियम को एसिडिक बनाना, सो दैट
स्टोमक के द्वारा दूसरा जो एंजाइम रिलीज किया जाता है वो प्रॉपर तरह से फंक्शन कर सके, और उसका नाम है पेप्सिन। उसका नाम क्या है? पेप्सिन। और ये पेप्सिन का क्या रोल होता है? पेप्सिन का जो मेन रोल होता है वो ये होता है कि ये प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक करने का काम करता है। प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करने का काम करता है, लेकिन ये तभी ये काम कर सकता है जब इसको पेट के अंदर मीडियम एसिडिक मिलेगा। वो कौन करेगा काम? HCl करेगा। एक तो उसने हार्मफुल बैक्टीरिया को मारा और मीडियम को एसिडिक बनाया सो दैट उसका भाई पेप्सिन काम कर सके, प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कर सके। अब क्योंकि ये जो HCl है हाईली एसिडिक है, बहुत ज़्यादा अम्लीय है, इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से ये होगा क्योंकि जो पेट है हमारा, इसकी इतनी जो डेलिकेट लाइनिंग है, व्हेन आई से डेलिकेट लाइनिंग का मतलब है बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही नाजुक है, तो इतना ज़्यादा एसिडिक है, नींबू से भी ज़्यादा एसिडिक है, तो इसको प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा। वो प्रोटेक्शन देगा एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसको हिंदी में श्लेष्मा झिल्ली बोलते हैं, श्लेष्मा झिल्ली। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट्स इनर डेलिकेट लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये मेन काम होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का कि ये जो बहुत ज़्यादा एसिडिक है HCl, इससे प्रोटेक्ट करे इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को। स्टमक का काम खत्म हो गया यहाँ पे। स्टमक में दो एंजाइम, एक तरह से एक तो एसिड HCl और दूसरा हमारा जो एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन, वो रिलीज हुआ, बस स्टमक का काम खत्म। अब इस खाने को हम पहुंचाएंगे दूसरी जगह में, अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं, किसी कोई डाउट आउट तो नहीं है। हाँ जी, ठीक। तो अब ये जो स्टमक है, स्टमक से खाना अब ये कहाँ पे जाएगा? अब ये खाना पास होगा, ये जो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये बहुत कुंडली स्ट्रक्चर इसको हम बोल सकते हैं, बहुत ही एकदम कुंडली मार के बैठा हुआ जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। लेकिन ये खाना जाएगा कैसे वहाँ पे? अब ये खाना यहाँ पे आया था, डायरेक्टली निकल जाता वहाँ पे? किसी ने रोक के रखा होगा ना। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, ग्रीन हरा हरा, इसको बड़ी आंत बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके पीछे छिपी हुई हैं स्फिंक्टर मसल्स। क्या छिपी हुई है? स्फिंक्टर मसल्स छुपी हुई हैं। ये मसल्स क्या करेंगी? ये अलाउ करेंगी, अलाउ, अलाउज फूड टू पास फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में खाना यही भेजेगा कि भाई तुम्हारा काम हो चुका है, अब तुम निकल लो यहाँ से, अब तुम चलो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, छोटी आंत के पास। और ये जो छोटी आंत है, लेट मी टेल यू, ये जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है, यहाँ पे आपका कंप्लीट डाइजेशन होता है। अभी तक पूरा डाइजेशन नहीं हुआ है, थोड़ा ही तो हुआ था बकल कैविटी में, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्ब सिंपल कार्ब में ब्रेक हुआ। ईसोफेगस का तो कोई रोल था ही नहीं डाइजेशन, बस इतना था। रोल है, नो डाउट रोल है। रोल ये कि खाने को पहुंचाना पेट के, लेकिन कोई एंजाइम वगैरह रिलीज नहीं हुआ था इसने। हम जब डाइजेशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि खाने को इतना सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना कि उसको हमारी बॉडी यूज कर सके। उसको सिंपल एकदम ब्रेक कर करके एकदम एकदम इतना तोड़ा जाता है उस फूड को, सो दैट हमारी बॉडी की हर एक कोशिका, हर एक सेल यूज कर सके। जब अभी आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना अभी आज के लेक्चर रेस्पिरेशन तक, तब तुम्हें समझ में आएगा कैसे खाने से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन जो है आपका वो यहीं पे होता है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है। ठीक है, यानी कि मेजर साइट ऑफ डाइजेशन भी हम बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो रफली 7 से लेके 8 मीटर तक की इसकी लेंथ होती है, जो छोटी आंत होती है। अब इस छोटी आंत में क्या क्या होगा वो ध्यान से समझना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो अपना तीसरा पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज छोटी आंत। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत है, इसमें इसके 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, डुओडेनम, जेजेनम, जेजेनम, इलियम। ये मैंने ऑर्डर में लिख रखे हैं।
यानी कि जब खाना पेट से छोटी आंत पे आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है, जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको डुओडेनम बोलते हैं। देन जो बीच वाला पार्ट होता है उसको जेजनम बोलते हैं। जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे आखिरी, इलियम बोलते हैं उसको। इन तीनों बहनों को, डुओडेनम, जेजनम, इलियम को यहीं पे लगा दो फुल स्टॉप। अब तुम ध्यान से समझो, स्मॉल इंटेस्टाइन खुद से कोई एंजाइम रिलीज नहीं करता है, इसकी हेल्प करते हैं दो लोग, लिवर और दूसरा पैनक्रियाज। आई अगेन रिपीट, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आया, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजनम, इलियम। डुओडेनम पहला, जेजनम दूसरा, इलियम तीसरा। बस इसके अलावा और उसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब तुम ये समझो कि इसमें, क्योंकि यहीं पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, इट इज़ द मेजर साइट फॉर डाइजेशन, तो मतलब है कि बहुत भयंकर डाइजेशन होता है। लेकिन फॉर द मैटर ऑफ सरप्राइज इसमें कोई एंजाइम खुद का रिलीज है ही करता ही नहीं है। दो लोग इसकी हेल्प करते हैं, लिवर और पेनक्रियाज। इसको यकृत बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं अग्नाशय। ठीक है। लिवर की स्टडी को क्या बोलते हैं जरा बता दीजिए। लिवर में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मैंने हो सकता है पहले ही बताया हो, वो जल्दी से बताएंगे। और लिवर किस कलर का होता है ये आप बताइए, और कहाँ पे इसका प्रेजेंस होता है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इसी को डिस्कस ना कर लें। स्टडी ऑफ लिवर को बोलते हैं हिपाटोलॉजी। ठीक है, हिपाटोलॉजी। सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं क्यूपफर सेल्स। ये जो क्यूपफर सेल्स होती हैं इसको पावर ऑफ रीजेनरेशन देती हैं। कल हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े थे। एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने रीजनरेशन पढ़ा था, उसका एक एग्जाम्पल कोट करिए। कलर की अगर बात करेंगे तो रेडिश ब्राउन होता है इसका कलर। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। और इसकी लोकेशन यार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, जो लिवर होता है इसकी अगर हम बात करें तो लिवर जो होता है ये आपका एक तो डार्क रेड या फिर डार्क ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, इसकी स्टडी को हिपाटोलॉजी बोलते हैं। ये आपका राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में लोकेटेड होता है, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में लोकेटेड होता है। इसमें आपकी क्यूपफर सेल्स होती हैं। ये आपका लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्लियर इतनी चीज? ये हैं कुछ चीजें लिवर के रिगार्डिंग। यहां से मैं सारी चीजें हटा देता हूं। ठीक है, चलिए। तो लिवर जो है क्या करता है, लिवर एक यहाँ पे एंजाइम सेक्रीट करता है। लिवर का यहाँ पे क्या रोल है? लिवर एक एंजाइम सेक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस, पित्त का रस बोलते हैं। ये जो पित्त का रस है, ये या फिर ये पित्त का रस, ये पित्ताशय की जो थैली होती है उसमें स्टोर करके रखता है। ये जो आप डार्क रेड या फिर डार्क ब्राउन कलर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं बड़ा सा, ये है लिवर। और ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। और इसी जो गॉल ब्लैडर है जिसको कि हम पित्ताशय की थैली बोलते हैं, इसी में ये एक एंजाइम भर के रखता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस, पित्त का रस। इसको ये तो यहाँ पे भर के बस रखा हुआ है, फेंक के कौन मारता है? लिवर मारता है। कहाँ पे मारेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। अब ये बाइल जूस जो फेंक के मारा, इसके 2 फंक्शन होते हैं। जैसे HCl के 2 फंक्शंस थे, वैसे बाइल जूस के भी 2 फंक्शंस हैं। HCl मीडियम को एसिडिक बना रहा था, भाई साहब मीडियम को बेसिक बना रहे हैं। HCl मीडियम को एसिडिक बना रहा था सो दैट पेप्सिन भैया उस फंक्शन कर सकें, प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कर सकें। इनका भी कुछ वही रोल है, अभी बताते हैं। एंड बाइल जूस का जो दूसरा फंक्शन है दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि जो वसा है उसका पातलीकरण हो रहा है। मतलब कि ये है कि वो जो वसा है, जो फैट है, वो छोटे छोटे फ्लैट के, जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, वो छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में टूट रहे हैं। यानी कि फैट का पूरा डाइजेशन नहीं हो रहा, फैट पूरी तरह से टूट नहीं रहा है अभी। फैट तो बस अभी छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में टूटा है। अब जो आगे का काम है वो पैनक्रियाज का होगा। पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस फेंक के मारते हैं। ठीक है, यहां पे मैं इस तरह से लिख देता हूं, ये हैं आपके पैनक्रियाज। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, तो ये है हमारे पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज क्या कर रहे हैं? पैनक्रियाज आपका जो रिलीज करेंगे दैट वुड बी पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस में 2 एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, 2 ही नहीं बहुत सारे होते हैं, बट प्राइमरली जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो 2 है। एक तो है आपका
ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन क्या करता है? जो पेप्सिन करता है क्या? प्रोटीन, जो भी प्रोटीन बच गया उसको अमीनो एसिड्स में तोड़ना, ठीक है, उसको अमीनो एसिड में ब्रेक करने का काम होता है ट्रिप्सिन का। अब जिस तरह पेप्सिन फंक्शन कर पा रहे थे, उनको चाहिए था मीडियम एसिडिक। इनके अलग नखरे थे, हमें तो मीडियम एसिडिक चाहिए, हम पेप्सी वाली फैमिलीज हैं, पेप्सी पीते हैं तो मुंह खट्टा खट्टा हो जाता है, तो इनको हमें एसिडिक मीडियम चाहिए। और इनके जो भाई हैं, बड़े भाई ट्रिप्सिन, इनके अलग नखरे, इनको मीडियम बेसिक चाहिए। तो कौन कर रहा है वहां पे? वो HCl कर रहा है उनके लिए, और यहाँ पे वही काम बाइल जूस इनके लिए कर रहा है। एंड दूसरा होता है जो हमारा लाइपेस। लाइपेस लाइपेस का काम होता है फैट के जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हैं, पूरे उस फैट को पूरी तरह से फैटी एसिड में तोड़ देना। यानी कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो एक तरह से शुगर या फिर ग्लूकोज में तब्दील होता है, फैट जो होता है फैटी एसिड में टूटता है, एंड प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटता है। ये काम था स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आप थोड़ा सा झांक के देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से फिंगर लाइक, यानी कि उंगली नुमा स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स में। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं होगा तो मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये होते हैं विली। विली क्या होते हैं? विली आर दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत में जो उंगली नुमा स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलते हैं विली। इसका मेन फंक्शन होता है टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया, टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। क्योंकि अब जो फैट है वो फैटी एसिड में टूटा, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में टूट गया, यानी कि बहुत हद तक डाइजेशन हो चुका है, अब एब्जॉर्प्शन भी तो होगा उस फूड का। तो विली जो है हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो इसको एब्जॉर्ब करके अब ब्लड तक पहुंचाएंगे। और ये ब्लड जो है इस खाने को अभी खाना तो टूट गया ना, सिंपल, एकदम सिंपल जो टूट सकता था टूट गया है वो, अब वो ग्लूकोज के रूप में वो टूटा है, उसको अब हर सेल तक पहुंचाया जाएगा ब्लड के द्वारा। और वो हम अभी आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में कैसे वो अब वहां से एनर्जी बनेगी। तो विली ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे, जो कि सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे सो दैट फूड एब्जॉर्प्शन, जितना ज्यादा फूड एब्जॉर्प्शन हो सके उतना हो सके, ठीक है। तो ये हमने फंक्शन पढ़ लिया। अब ये खाना जाएगा, ये हरा हरा जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस हरे वाले हिस्से को बोलते हैं क्या? इस हरे वाले पार्ट को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। इसकी जो लेंथ होती है रफली 1 to 2 मीटर होती है, 102 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन 7 से 8 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन 102 मीटर। तो बात ये आती है इसको लार्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि लार्ज है ना, इसलिए बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी है, देखिए छोटी है, लार्ज वाली कितनी बड़ी है। लेंथ की अगर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम है। जब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, तो इसके क्या रोल्स हैं, इसके क्या फंक्शंस हैं? अगर हम बात करें कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका क्या फंक्शन है, इसके ज़्यादा कुछ फंक्शंस नहीं है। इसमें बस ये इसका सबसे बड़ा, इसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इसका कोलोन बोलते हैं, कोलोन। ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि पूरा खाना एकदम जो खाने से निचोड़ना था वो निचोड़ चुका है, अब वेस्ट प्रोडक्ट बचा है, मतलब ऑलमोस्ट वेस्ट बोल सकते हैं। तो फाइनल जो डाइजेशन है, फिर फाइनल जो वाटर को रिमूव कर लेता है एक तरह से, जो हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो चुका है उसमें थोड़ा बहुत वाटर होगा, तो उस वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर एब्जॉर्प्शन का इसका मेन रोल होता है कोलोन का। एंड इसके बाद जो है खाना यहाँ पे एनस के थ्रू पास आउट हो जाएगा। यहाँ पे ये होता है आपका पूरा कोलोन, यहाँ पे होता है आपका सीलम, ठीक है, और यहाँ पे होता है जो कि आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, वो थोड़ा सा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, और ये होता है आपका अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है बॉडी में, और मैंने आपको पहले बता रखा है कि व्हाट आर दीज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका कोई रोल नहीं है हमारी ह्यूमन बॉडी में, अगर उनको हटा भी दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो अपेंडिक्स हो गई, कॉकिक्स बोन हो गई स्पाइनल कॉर्ड के एकदम टिप पे, हमारा कान में जो पिन्ना हो गया, इन सब का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। अगर इनको हटा भी दिया जाए तो भी कोई फर्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। तो ये हमारा एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ ले, और फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। बट बिफोर दैट कि हमारा
एलिमेंट्री कैनाल क्या चीज़ होती है उसको मैं बता देता हूँ सबसे पहले, एंड तब हम बढ़ते हैं रेस्पिरेशन की तरफ। तब आपको समझ में आएगा ये खाना गया कहाँ एक्चुअल में, और ये खाना कैसे एनर्जी में तब्दील हुआ। एक बार कंफर्म कर दें, किसी कोई डाउट तो नहीं है? एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जब से ये आईपीएल चालू हुआ तब से थोड़ी स्ट्रेंथ घट गई है ना। चलो कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी मर्जी। हाँ तो होता ही क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि जैसे पहले यूज़ में था, अब हमें पता है ना, हम होमोसेपियंस से इवॉल्व हुए हैं। तो जैसे पहले पूंछ हुआ करती थी, तो पूंछ का काम था, और पूंछ धीरे 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 एवोल्यूशन में छोटी हो गई। ठीक है, अब उसका कोई काम है नहीं, वही कॉकिक्स बोन बन गई। एलिमेंट्री कैनाल, जिसको आहार नली बोलते हैं, ये वो पार्ट है जहाँ जहाँ खाना जाता है, आपका आहार नली। तो ये कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहले तो सर आपका माउथ ही है, जहाँ पे आपने खाना रखा था, बकल कैविटी भी आप बोल सकते हैं। देन हमारा ये खाना फैरिंग्स में गया था। देन ये खाना हमारा ईसोफेगस, जिसको कि हम फूड पाइप बोलते हैं, वहाँ पे गया था। ईसोफेगस के बाद ये कहाँ पे गया था? खुद से आप एकदम अपने दिमाग में इसको रिकॉल करिए। स्टमक, स्टमक में क्या हुआ था? HCl। पहले तो माउथ में सलीवरी एमाइलेज रिलीज हुआ था, जिसने कि कॉम्प्लेक्स का आपको सिंपल में ब्रेक किया था, स्टार्च को शुगर में ब्रेक किया था। स्टमक में क्या हुआ था? मेन दो चीज़ें हुई थी। एक तो HCl रिलीज हुआ था, विच इज़ नथिंग बट द गैस्ट्रिक जूस, विच मेक्स द मीडियम एसिडिक, सो दैट द so that the pepsin could function and it could break the protein into the amino acids। एंड HCl का दूसरा रोल होता है कि ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा एसिडिक होता है, बेचारे मर जाते हैं वो, अगर इतना ज़्यादा एसिडिक होता है तो। ठीक है, मीडियम। अब स्टमक से ये खाना कहाँ पे जाता है सर? स्फिंक्टर मसल्स अलाउ करती हैं इसको टू पास ऑन टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत में इसको पास होने के लिए भेजती हैं। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। डुओडेनम सबसे शॉर्टेस्ट होता है, सबसे पहले होता है। इलियम सबसे बाद में होता है, सबसे लंबा पार्ट होता है इसका। यहाँ पे सर क्या क्या होता है? यहाँ पे एक्चुअल में हमारा जो लिवर है वो बाइल जूस फेंक के मारता है, जो कि वो गॉल ब्लैडर में, ऐसे याद करो, गाल में भर के रखे हुए, गॉल ब्लैडर में भर के रखे हुए, पित्त की थैली में भर के रखे हुए पित्त के रस को, यानी बाइल जूस को उसने स्टोर करके रखा हुआ है वहाँ पे। अब ये जो बाइल जूस है, ये लिवर उसको फेंक के मारेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिवर की अगर बात करें तो स्टडी हिपाटोलॉजी, क्यूब सेल से बना हुआ है, विच गिव्स इट द पावर ऑफ रीजनरेशन। डार्क ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब कलर होता है, और ये राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में लोकेटेड होता है ये। ठीक है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो बाइल जूस को सेक्रीट करने का काम होता है इसका, जो मीडियम को बेसिक बनाता है एंड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, सो दैट अभी आगे जो पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव ग्रंथि। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ये जो हरा हरा सा लीफी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो शेड, हल्का सा शेड सा लग रहा है पीछे, स्टमक के पीछे, ये पैनक्रियाज है। और ये हमने पढ़ा था, किस तरह का ग्लैंड है ये सर? कमेंट में आप बताना चाहेंगे किस तरह का ग्लैंड, एंडोक्राइन की एक्सोक्राइन? तो अभी तो आप पढ़ के समझ पा रहे हो कि हाँ भाई, एंजाइम रिलीज किया इसने, पैनक्रियाटिक जूस, जो कि एक एंजाइम है, तो ये डेफिनेटली एक्सोक्राइन होगा। बट एक्चुअल में हमने पढ़ा था ये मिक्स्ड ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन की तरह फंक्शन करता है, एंडोक्राइन की तरह। बिकॉज एक्सोक्राइन की तरह फंक्शन करता है जब वो एंजाइम रिलीज करता है, जैसे पैनक्रियाटिक जूस, और एंडोक्राइन की तरह फंक्शन करता है जब वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन रिलीज करता है। इंसुलिन का फंक्शन होता है ग्लूकोज लेवल को नीचे करना, ग्लूकागॉन का क्या मेन काम होता है? ग्लूकोज लेवल को, शुगर लेवल को ऊपर करना। ये हार्मोन्स होते हैं जो पैनक्रियाज रिलीज करता है, दैट इज वाई वो हमारा मिक्स ग्लैंड होता है। तो ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ था। देन हमारा जो कि जिसकी लंबाई 7 से 8 मीटर थी, देन ये खाना गया था लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे कोलोन इसका सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर था, जहाँ पे फूड एब्जॉर्प्शन हुआ। एंड देन इसके बाद ये जो है एनस, जिसको हिंदी में गूदा बोलते हैं, वहाँ पे ये खाना चला गया एंड यहाँ से पास आउट हो गया, वेस्ट। तो अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल की अगर आपसे लेंथ पूछ ले कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दैट वुड बी रफली, आप ये मान के चलो कि 9 मीटर समथिंग के अप्रॉक्स। और अगर मैं फीट में बात करूं तो रफली 30 फीट के समथिंग इसकी अप्रॉक्सीमेटली टोटल लेंथ होगी एलिमेंट्री कैनाल की। अगर यहाँ पे मैं अगर लेंथ पूछ लूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन 7 से 8 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन इसकी इतनी होती है रफली 1 से 2 मीटर। ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करें तो 9 मीटर या फिर 9 मीटर के समथिंग, और 30 फीट अगर हम फीट में बात करें तो इसकी लंबाई होती है। बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए एकदम कुंडली मार के बैठा हुआ है, तो अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो बहुत लंबी लेंथ निकल के आएगी। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट नहीं है देन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको श्वसन तंत्र बोलते हैं। अब यहाँ से आपको समझ जाएंगी चीज़ें कि क्यों, कैसे एनर्जी ब्रेक हुई। ठीक है, एंड अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं अर्ज करूँगा आपको एक डीप ब्रीद लें, और उसका रीज़न भी है, तभी आपको समझ में। अगर आप डीप ब्रीद नहीं लेंगे ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्ट ही ये ब्रीदिंग से होता है।
चलिए, कर लिया ब्रीद। अब क्यों मैंने ब्रीद करने को बोला? क्योंकि यहीं से स्टार्ट होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है सर? तो रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है, अगर हम जब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, यानी श्वसन तंत्र की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वो प्रोसेस होता है जिससे कि जो हमारा भी हमने जो खाना खाया है तो वो स्टोर होता है ग्लूकोज के फॉर्म में। जो भी हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज, और जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है उसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स हमारे फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो खाना बनाते हैं, जो स्टोर करते हैं, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन अगर हम बात करें अपनी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, तो हम उसको ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजन। अब इससे एनर्जी हमें चाहिए होगी, और वो एनर्जी रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू मिलेगी, और वो स्टार्ट होती है ब्रीदिंग से। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, दीज बोथ आर सेपरेट थिंग्स, बट रेस्पिरेशन बिना ब्रीदिंग के हो ही नहीं सकता है। तो जब हम ब्रीद करते हैं तो क्या होता है, नेजल कैविटी से अब स्टार्ट ही कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जिस तरह हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले हम बकल कैविटी, यानी कि मुंह में खाने को रखते हैं, मुंह में खाने को रखते हैं, और मुंह में जब हम खाने को रखते हैं तो क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज रिलीज होता है, सो पूरा आगे प्रोसेस आगे बढ़ता है, ठीक है। उसी तरह जब हम सांस लेते हैं तो हमने सांस ली कहाँ से, नाक से ली। अब नाक से इसलिए प्रेफर किया जाता है बिकॉज अभी आपको समझ में आएगा, बिकॉज जो हमारी नेजल कैविटी होती है, यहाँ पे एक तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं नेजल कैविटी में, नाक में, एंड दूसरी चीज़ जो होता है वो हमारा होता है म्यूकस। ये मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद आ रहा हो, हमारी एक टाइप की टिश्यू वाले चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि वहाँ पे सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज़। ये टिश्यूज़ क्या करते हैं, इस म्यूकस को बाहर मूव करने में हेल्प करते हैं, जो हमारा एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। दोनों का रोल ये होता है कि जैसे मान लो कोई हार्मफुल हमने जैसे ब्रीथ किया, अब यहाँ पे तो चलो ठीक है, मैं कमरे के अंदर बैठा हुआ तो ऐसा कोई बहुत अनवांटेड चीज़ नहीं होगी, लेकिन अगर मैं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ तो कितने डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल, तो ये सब क्या होंगे, ये स्टिक कर जाएंगे म्यूकस से, एंड ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो हमारे बाल हैं, वो उसको बाहर पुश करते हैं म्यूकस को। तो ये रोल होता है म्यूकस एंड जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर हेयर्स होते हैं हमारे नेजल कैविटी में, इसका यहाँ पे रोल खत्म। अब ये जाएगा फारिंग्स पे। जो हमने एयर को ब्रीद किया, जब हमने खाना खाया था तो मुंह से रखा था, मुंह में रखा था, और वो फारिंग्स में गया था। उसी तरह जब हमने सांस ली नाक से तो वो नेजल कैविटी से होते हुए फारिंग्स में जाएगा, यानी कि फारिंग्स को हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ कॉमन जंक्शन, इट इज़ अ कॉमन जंक्शन ऑफ फूड एंड एयर, यानी कि फूड और एयर कॉमनली दोनों यहाँ पे मिलते हैं, बट इसके बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे आपका एक, अगर आपने कभी मतलब अगर देखा हो, एपीग्लॉटिस होता है ना, उसको चिड़िया बोलते थे हम लोग छोटे में, चिड़िया, ठीक है। तो एपीग्लॉटिस क्या करता है, वो एक फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो खाने को डिसअलाउ करता है, फिर खाने को अलाउ नहीं करता है टू गो टू दी नेक्स्ट पार्ट विच इज नोन एज ट्रैकिया। ये जो आप देख पा रहे हैं पूरा ट्रैकिया है, यहाँ पे सिर्फ हवा को ही अलाउ होता है आना, खाने को अलाउ नहीं, क्योंकि खाने के लिए पीछे बना हुआ है ईसोफेगस जो अभी देखे थे। तो क्या कौन अलाउ, मतलब क्योंकि फारिंग्स में तो दोनों आ रहे हैं सर, खाना भी आ रहा था, हवा भी आ रही है। यहाँ पे देन एपिग्लॉटिस खाने को बोलेगी तुम बेटा निकलो ईसोफेगस की तरफ, यहाँ पे मत झांकना तुम, ठीक है। तो ये है ट्रैकिया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रैकिया। अब यहाँ पे शायद आप कायदे से और देख पा रहे हो, ये आपको ट्रैकिया देखने को मिल रहा है, जिसको हम विंड पाइप के नाम से जानते हैं। अब ये ट्रैकिया के ऊपर, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो, ट्रैकिया के ऊपर यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको लैरिंग्स बोलते हैं, या फिर इसी को हम प्यार से वॉइस बॉक्स भी बुला देते हैं, बिकॉज वॉइस यहीं से प्रोड्यूस होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है।
तो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ डिफरेंट है, किसी की आवाज़ डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि जो सबका वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंग्स होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें तो ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है, वाइड होता है इन द केस ऑफ मेल, और थोड़ा सा पतला होता है इन द केस ऑफ फीमेल। तभी फीमेल्स की जो वॉइस की फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, वॉइस उनकी श्रिल होती है। बट मेल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। तो लैरिंग्स अगर आपने देखा हो किसी लोगों के में इस तरह से जो गला होता है, गले में इस तरह से नहीं निकला होता है, इस तरह से। अब मेरी ड्राइंग तो यार माशाल्लाह है, लेकिन तुमने देखा होगा गले में, है ना, कुछ लोगों के इस तरह से निकला रहता है गले में, कुछ लोगों के ज़्यादा निकला रहता है, कुछ लोगों के कम निकला रहता है। फीमेल्स का ना के बराबर होता है, फीमेल्स में भी होता है लेकिन बहुत आपने छोटा देखा होगा। मेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, जो गुटखा उटका ज़्यादा पता नहीं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं कि जो लोग थोड़ा ज़्यादा गुटखा खाते हैं उनका थोड़ा ज़्यादा ऐसे निकला रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जिसका निकला है वो ज़्यादा गुटखा खाता है, मैं बोल रहा हूँ जो खाता है उसके चांसेस होते हैं कि निकला होता है, पता नहीं, शायद, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। लेकिन खैर, इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं जो गले में, और वही एक्चुअल में वो लैरिंग्स है। ठीक है, यानी कि वो ट्रैकिया का ही पार्ट है, ट्रैकिया का जो अपर पार्ट है उसको लैरिंग्स बोलते हैं। अब आते हैं सर ट्रैकिया पे, ध्यान समझते रहिएगा, बाकी तो यार नोट्स में आपको सारी चीज़ें मिली जाने वाली, समझ लो आराम से। ट्रैकिया में आपको ये कुछ लाइन लाइन दिख रही हैं, ये लाइन लाइन कुछ दिख रही हैं, लाइन 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 लाइन, ये जो लाइन लाइन दिख रही हैं ये रिंग्स हैं, छल्ले हैं, किसके? कार्टिलेज के, उपास्थि के। इनको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उपास्थि के छल्ले। ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं, कार्टिलेज मैंने आपको बताया था, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो ना तो ब्लड की तरह फ्लूइड होता है, ना तो बोन की तरह सॉलिड होता है। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड के फॉर्म में होता है, यानी कि ये हमारा एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है ना, संयोजी ऊतक हमने पढ़ा था। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? जैसे कि आपके कान में, जैसे कि आपके नोज में। तो अगर आपके कान जो है, कान मुड़ जाते हैं ना, लेकिन इतनी आसानी से भी नहीं मुड़ते, बहुत आसानी से भी नहीं मुड़ते, स्किन की तरह सॉफ्ट भी नहीं होते, बोन की तरह हार्ड भी नहीं होते, ऐसे हमारी नाक भी होती है। तो ये इनको जब आप टच करोगे, अभी टच करो, कान को टच करो, नोज को टच करो, तो आपको फील हो रहा होगा कि मतलब थोड़े से सेमी सॉलिड टाइप हैं। उसी का बना होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज भी। ठीक है, नाम में ही कार्टिलेज उसका। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मेन फंक्शन होता है ताकि जो ट्रैकिया है, या फिर जो, हाँ वही जो ट्रैकिया है, हमारा जो विंड पाइप है, ये कोलैप्स ना कर जाए, इसको कोलैप्स होने से रोक ले। जैसे मानो सांस ली मैंने, ट्रैकिया नहीं है, पता चला ट्रैकिया चिपक गया, आपस में चिपक गया एकदम से, एक बार चपके हमारे लाइफ गई सीधे। या फिर मान लो एकदम से ने बहुत सारी एकदम से सांस ले ली, ट्रैकिया में बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया, पता चला फट गया ट्रैकिया। तो इसलिए सो दैट बहुत ज़्यादा भी एक्सपैंड ना कर जाए और सकम्ब भी ना कर जाए, कोलैप्स भी ना कर जाए, चपक भी ना जाए, तो ट्रैकिया में सराउंड कर रही हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उपास्थि के छल्ले। क्लियर इतनी चीज़? उपास्थि तक पहुंचा दी हो। अब उपास्थि से जो है यहाँ पे दो इस तरह से निकलेंगे, दो शाखाएं निकलेंगी। इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे ब्रोंकस। यहां भी ब्रोंकस होगा, ऐसे सेम ब्रोंकस, एक साइड का हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? पहले ये बता दो, किसी कोई डाउट यहां तक? नो डाउट, ओके। सर आप आज सीरियस क्यों? सीरियस अभी बताते हैं यार, थोड़ा क्लास के बाद में, ठीक है? क्यों सीरियस हैं आज हम? थोड़ी सी सीरियसनेस वाला माहौल तो है। चलो, तो यहाँ पे ब्रोंकस है, ठीक है? तो ब्रोंकस जो है, अब ये ब्रोंकस जो है डिफरेंट और ब्रांचेस में बटेंगे, इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये हमारा ट्रैकिया था, ट्रैकिया ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ सर किसमें? ब्रोंकस में। अब ये ब्रोंकस जो है डिफरेंट ब्रोंक्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इनको बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। क्लियर इतनी चीज़? अब ये ब्रोंक्यूल्स के एंड में इस तरह से लगे हुए छोटे 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 बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना, दिख रहे हैं आपको? छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं सर एंड मैम, ये हैं आपके एल्वियोलाई, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। क्लियर इतनी चीज़? अभी समझते जाओ, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या किसका क्या रोल है, ठीक है? अब ये जो हैं आपके कहाँ पे मौजूद हैं? ये लंग्स में मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ पे? ये लंग्स में खुल रहे हैं,
इनको बोलते हैं फेफड़े, लंग्स है हमारे, ठीक है। लंग्स की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसको हम बोलते हैं प्ल्यूरा, प्ल्यूरा, ठीक है। और लंग्स की स्टडी को कोई बताएगा क्या बोलते हैं? जैसे लिवर की स्टडी को पल्मोनोलॉजी बोलते हैं, ऐसे इसको क्या बोलते हैं? लंग्स की स्टडी को पल्मोनोलॉजी, सॉरी मैंने उसका लिवर का क्या बोलते हैं? हिपाटोलॉजी, और इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनोलॉजी, लंग्स के स्टडी को, ठीक है। तो लंग्स के अंदर ही ये ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। क्लियर इतनी चीज? इसकी आउटर कवरिंग जो है प्ल्यूरा से बनी हुई है। आप अपने छाती में हाथ लगाओ, लगाओ भी, कुछ आपको वो दिख रहा है? मतलब बोन लाइक स्ट्रक्चर कुछ दिख रहे हैं? बोन बोन से दिख रहे होंगे, बहुत सारी हड्डी हड्डी सी दिख रही होंगी, ठीक है। तो ये हड्डियां क्या होती हैं? ये एक्चुअल में हड्डियां इस तरह से इसकी प्रोटेक्शन कर रही हैं। किसकी प्रोटेक्शन कर रही हैं? ये हमारे लंग्स की प्रोटेक्शन कर रही हैं, सो दैट किसी ने घूंसा मारा तो ऐसा नहीं कि लंग्स ले बिखर गए हैं, लंग्स एकदम टूट गए। तो ये जो हमारी एक तरह से इसको बोलते हैं रिब केज, ये होता है आपका रिब केज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं अभी समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पढ़ा सर पहले कि नेजल कैविटी हमने पहले पढ़ा। तो नेजल कैविटी में क्या होता है? नेजल कैविटी में एक तो हमारा हेयर्स होते हैं एंड प्लस म्यूकस होते हैं, जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, अनवांटेड डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल, इन सबको अवॉइड करने में हेल्प करते हैं। देन नेजल कैविटी के बाद ये जाता है सर आपका फेरिंग्स में, जहाँ के खाना भी जा रहा था। देन इसके बाद ये एपिग्लॉटिस बोलेगा खाने को निकल लो तुम ईसोफेगस की तरफ, और हवा को जाने देगा कहाँ पे? ट्रैकिया में, जिसको कि विंड पाइप बोलते हैं। इसी का ही अपर पार्ट होता है लैरिंग्स, इसी का ही पार्ट होता है जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, लैरिंग्स। और यहीं पे वही होता है आपका एडम्स एप्पल जो ऊपर से हमें दिखता है। देन ट्रैकिया जो होता है ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होता है किसमें सर? ये डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्रोंकस में। ये डिस्ट्रीब्यूट होता है किसमें? ब्रोंकस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो फर्दर किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ब्रोंकियोल्स में। और इन ब्रोंकियोल्स में हमें गोल गोल इस तरह से गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज एल्व्यूलाई। अब इसका रोल अभी हम समझेंगे, एल्व्यूलाई किस लिए यहाँ पे है। एल्व्यूलाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये जो रोल विली का था ना वही एल्वेलाई का भी देखेंगे, ठीक है। तो और फिर हमने क्या पढ़ा? हमारा होता है लंग्स दो अटैच्ड होते हैं जहाँ पे ब्रोंकस खुलते हैं जाके। लंग्स की अगर बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन इसकी प्ल्यूरा होती है, इसकी स्टडी को पल्मोनोलॉजी बोलते हैं, पल्मोनोलॉजी बोलते हैं। एंड इसको जो है कवर कर रखा है किसने? रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस, नहीं इसको आपका क्या भी मैंने बताया था, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज तो यहाँ पे होती हैं, ठीक है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये भी आप ऐड कर लेना। इसका मेन फंक्शन क्या था? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इसका मेन फंक्शन था, जो पास्थी थी इसका मेन फंक्शन था सो दैट कोलैप्स ना कर जाए, जो हमारे ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना कर जाए, इसके मेन रोल था। ये था आपका आपका रिब केज, ठीक है। इसको हमने बोला था रिब केज, जो एक हड्डी नुमा स्ट्रक्चर जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये इसको बोलते हैं रिब केज। रिब केज क्या है? लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इतनी चीज़ हमने पढ़ी। अब टारगेट करते हैं एल्वियोलाई को, ध्यान से समझिएगा, एक एक गुब्बारे में क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो एल्वियोलाई का सबसे पहले ये है कौन, और ये इनका मेन फंक्शन क्या है? अरे यार ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये लोग और थोड़ा सा गुस्सा दिला देते हैं पता नहीं इसमें क्या कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई ये हमारे गुब्बारे तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, और ये दो काम होते हैं इसके। एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है। किसके लिए? जो अभी हमने सांस ली ना, तो क्या हुआ उससे? ये पहले तो हमारी नेजल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकस, देन ब्रोंकियोल्स, और पहुंचा होगा सीधे एल्वियोलाई के पास। तो इसने सरफेस एरिया इंक्रीज किया, और यहीं पे ही, क्यों सरफेस एरिया इंक्रीज किया? बिकॉज यहीं पे ही इट इज़ द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बिकॉज गैसेज यहीं पे एक्सचेंज होती हैं। कौन सी गैसेज एक्सचेंज होती हैं सर? तो जब मैंने इनहेल किया तो मैंने एटमॉस्फेरिक एयर को लिया। ज्योग्राफी में हम पढ़ चुके हैं कि एटमॉस्फेयर एयर में क्या क्या होता है। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है, CO2 कितने प्रतिशत होती है, जरा कमेंट में बता दो, छाप दो। तो नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, CO2 0.036% होती है। तो यही सारी चीज़ें हम लेते हैं, और हमें चाहिए होती है नीड किसकी? O2 की नीड है हमें। क्यों? क्योंकि O2 की नीड इसलिए है क्योंकि जो खाना खाए हैं वो ग्लूकोज के रूप में स्टोर हुआ है,
वो कहाँ पे गया है, ब्लड उसको छोड़ आया है हर एक कोशिका के पास, हर एक सेल के पास। वो बैठा हुआ है कि कब मेरा ऑक्सीजन आएगा और मुझे तोड़ेगा, और फिर वो मैं गाना गाऊंगी क्या, कि मैं टूट के सनम ऐसे ही एनर्जी बनाऊंगी। तो वो ऑक्सीजन जो है वो काम करेगा ग्लूकोज को तोड़ने में और एनर्जी को जनरेट करने में। तो हमें सिर्फ मतलब ऑक्सीजन से है। तो ये सर, ये क्या है, ये अपना आएंगे और जाएंगे, बस माहौल देख के आएंगे अंदर क्या चल रहा है, और इनका कुछ काम नहीं है नाइट्रोजन वगैरह का। क्योंकि मेन तो अगर हम देखें तो नाइट्रोजन ही ना 78%, CO2 तो नेग्लिजिबल है, ठीक है। और जब हम एक्सेल करते हैं, लेट मी टेल यू, जब हम एक्सेल करते हैं, ऐसे सांस बाहर छोड़ते हैं, तो नाइट्रोजन पूरी जितनी आई थी उतनी गायब, उतनी निकल जाएगी। ऑक्सीजन पता है कितनी निकलती है? 16%। तुम्हें लगता होगा जब हम एक्सेल करते हैं तो CO2 निकलती होगी सारी की सारी CO2, नहीं, CO2 तो मात्र 4 या फिर 4.4% रहती है। मेन तो उससे ज़्यादा तो ऑक्सीजन ही बाहर निकलती है, ठीक है। सो दैट टू मेंटेन दी बैलेंस। अब मैं आपको ये समझाने से पहले कि ये कैसे अंदर कैसे बाहर हुई गैस, ठीक है, आपको ये समझा देता हूँ कि जब हम इनहेल और एक्सेल करते हैं तो और क्या चीज़ें होती हैं। तो जब मैंने इनहेल किया तो एक चीज़ तुम ऑब्जर्व करो, फिर से इनहेल करना, तो तुम्हारी जो चेस्ट है, छाती है, वो ऊपर उठी होगी, है ना। तो एक्चुअल में जो मैंने ये जो रिब केज ड्रॉ किया था, ये ऊपर उठा ना, देखो उठा ना ये ऊपर। तो ये पूछ लेता है कि जब हम ये जो रिब केज के साथ क्या हुआ, रिब केज जब हम इनहेल करते हैं तो रिब केज ऊपर होता है, अप, ऊपर होगा। एक्सेल करने में डाउन होगा रिब केज। लंग्स की तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए समझने में कि जब हम इनहेल करेंगे तो लंग्स हमारे फूलेंगे, ठीक है, वो स्वेल अप होंगे। अब जब ये फूलेंगे, लंग्स स्वेल अप करेंगे, तो तुम मुझे बताओ डायफ्रैग्म, ये आपको जो मैं वाइट से अभी ड्रॉ करूंगा, ये इसको बोलते हैं डायफ्रैग्म, ठीक है। जब मैंने सांस भरी तो लंग्स फूल गए, लंग्स बोलेंगे भाई नीचे चलो, सांस जगह दो थोड़ी, और भाई देख नहीं रहो भाई अपना ऑक्सीजन ले रहा है, नीचे चलो। तो डायफ्रैग्म नीचे जाएगा। जब हम इनहेल करेंगे तो डायफ्रैग्म नीचे जाएगा, रिब केज ऊपर, डायफ्रैग्म नीचे। जब एक्सेल कर दो, ठीक है, एक्सेल कर दिया, तो डायफ्रैग्म क्या है, पूरी तरह से इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकोड़ देगा कि निकाल दो जितनी हवा निकाल सकते हो। क्योंकि अब जो लंग्स हैं वो श्रिंक कर गए हैं, तो डायफ्रैग्म आराम से अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएगा। मैंने फिर से हवा भरी, डायफ्रैग्म इसको लंग्स पुश करेंगे नीचे चलो, डायफ्रैग्म में से सीधा हो जाएगा। यानी कि डायफ्रैग्म के साथ क्या हो रहा है, डायफ्रैग्म के साथ हो रहा है क्या, जब मैं इनहेल कर रहा हूँ तो ये इनहेल कर रहा हूँ तो ये नीचे जा रहा है, रिब केज याद कर लो, उसका उल्टा डायफ्रैग्म हो जाएगा, और अप जा रहा है इस केस में, ठीक। अब मैं आपको एल्वेलाई समझाता हूँ, ठीक है, रुकना भी, आगे की चीज़ें पहले रिवील हो गई कोई नहीं। तो यहाँ पे हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, होप किसी कोई डाउट नहीं होगा अभी, ठीक है। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे बढ़ें तो ये हमारा एल्वेलाई का मैं एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ही तो था एल्वेलाई, ठीक। होता क्या है, एल्वेलाई से इस तरह से छोटी छोटी ब्लड की कैपिलरीज बह रही होती हैं, ब्लड की कैपिलरीज अटैच्ड होती हैं, खून चल रहा है इससे, ब्लड कैपिलरीज, ठीक। आपको मैंने डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ाया था, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस जिसको आसवन हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये सर होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है सर, कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन मूवमेंट होता है। तो जब मैंने सांस ली, एल्वेलाई में भर गई क्या सांस, इसमें क्या था, ऑक्सीजन थी, तो यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन हो जाएगा, किसका, ऑक्सीजन का। यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन है ना, जो खून बह रहा है, तो हाई से लो में मूवमेंट हो जाएगा। और इस तरह से जो मैंने सांस से ऑक्सीजन ली, वो ऑक्सीजन खून तक पहुंच गई, और खून दौड़ा के भाग के दे के आएगा सेल के पास। ग्लूकोज बैठा हुआ है खुद को तोड़वाने के लिए, वो ऑक्सीजन ही कर सकता है काम, उसको तोड़ सकता है, और वो काम ऑक्सीजन करेगा। और वो कौन दे के आएगा, वो ब्लड ही दे के आएगा। लेकिन ब्लड कहाँ से ऑक्सीजन लाएगा, वो एल्वेलाइज को देगा, हाई से लो में मूवमेंट होगा, ठीक। अब तुम आगे बढ़ो जल्दी से, ठीक है। अब हो ये काम हुआ क्यों, क्योंकि ग्लूकोज बैठा हुआ है कि भाई कोई आए और हमको तोड़े। इसी चीज को रेस्पिरेशन बोलते हैं। अभी तक तो जो पढ़ रहे थे दैट वाज व्हाट, दैट वाज आपका ब्रीदिंग वाला पार्ट था। अब आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज व्हाट, रेस्पिरेशन इज द ब्रेकेज ऑफ ग्लूकोज टू जनरेट एनर्जी।
ये जो रेस्पिरेशन होता है सर एंड मैम, जो श्वसन होता है, ये 3 तरह का होता है। मेनली तो 2 तरह का होता है, लेकिन वैसे हम 3 तरह का बोल देते हैं। एक तो जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, जो कि मेनली इसी के बारे में पढ़ना है, बाकियों के बारे में पढ़ना है, लेकिन अभी हमने बोला कि ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं, सो दैट यार ग्लूकोज एनर्जी में तब्दील हो सके। अब ग्लूकोज का तुम तेल तेल क्या मतलब तेल निकालोगे, इसका अचार डालोगे, अंडे डालोगे इसके ग्लूकोज का, जब वो एनर्जी में ब्रेक ही नहीं हो सकता। तो एनर्जी में ब्रेक तभी होगा जब O2 मिलेगी उसको। O2 हमने देख लिया कैसे इसके पास पहुंचेगी, तो O2 सेल के पास जाएगी। सेल में होता है ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ग्लूकोज को, जो कि फॉर्मूला होता है इसका C6H12O6, यानी 6 कार्बन का ये मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है पाइरूवेट, उसमें टूटता है ये साइटोप्लाज्म में। बहुत छोटा, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी बनती है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। हमारा हार्ट पंप कर रहा है, हमारे हाथ मूव कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, इन सब के लिए एनर्जी लगती है। वो एनर्जी जो पहले स्टेप में आती है, दैट इज नॉट इनफ। तो अब फर्दर इसका ब्रेकेज होगा, पाइरूवेट टूटेगा, अब एक्चुअल में एनर्जी बनेगी। ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। पहला प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, जहाँ ग्लूकोज पाइरूवेट में टूट रहा है। अब ये पाइरूवेट से एनर्जी मिल रही है एंड CO2 एंड वाटर एज बाई प्रोडक्ट निकल रहे हैं। वाटर भी थोड़ा अमाउंट ऑफ हमें नीड होता है, और CO2 अभी देखेंगे, CO2 निकल जाएगी। जिस रास्ते से O2 आई थी, उसके उसी तरह के रास्ते से CO2 बाहर निकल जाएगी एक्सेलेशन के थ्रू। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस कहाँ पे हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, और उसमें आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ दी सेल बोलते हैं। अब समझ में आया क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे एनर्जी जनरेट हो रही है। और किस फॉर्म में एनर्जी जनरेट होगी जरा बताइए, जिसको कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसके 38 मॉलिक्यूल बनते हैं, 38 मॉलिक्यूल। 36 बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और 2 बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो 36 यहाँ पे बनेंगे, एक्चुअल में 36 यहाँ बनते हैं और 2 ATP यहाँ बनती है। यानी कि मेन एनर्जी कहाँ बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन तुम्हें मैंने पढ़ाई थी, आउटर और इनर, है ना। तो बताओ किसमें किसमें आपका वो ATP जनरेट होता है। तो हमने पढ़ा था कि इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो सॉशस शेप का होता है, इस तरह से होता है आपका। तो इसमें इनर मेम्ब्रेन इस तरह से होती, क्रिस्टे के फॉर्म में होती है, और यहीं पे ATP बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA और राइबोसोम होता है। किस और सेल ऑर्गेनल का खुद का DNA राइबोसोम होता है, कमेंट में बताइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ये काम तो हो गया सर, एनर्जी बन गई हमारे अंदर। ठीक, CO2 को लगे हाथ बाहर भी निकलवा देते हैं। तो जिस तरह से एल्वियोलाई ने O2 ट्रांसफर किया था ब्लड को, इसी तरह ब्लड की कैपिलरीज जिनमें CO2 बह रहा है, CO2 का हाई कंसेंट्रेशन है, यहाँ CO2 का लो कंसेंट्रेशन है, ये ट्रांसफर कर देंगे और हम एक्सेलेशन के थ्रू CO2 को बाहर निकाल देंगे। और कितनी बाहर निकलेगी, रफली 4 से लेकर 4.4% CO2 बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और दूसरा जो सेल ऑर्गेनल होता है जिसका खुद का DNA और राइबोसोम होता है, वो प्लास्टिड होता है, जो कि हमारा सिर्फ प्लांट सेल में ही, पादप कोशिका में देखने को मिलता है। अब जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा भागते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ज़्यादा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो होता क्या है, ये जो एनर्जी बन रही है ये सफिशिएंट नहीं होती है। जैसे मैं भाग रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो एनर्जी की ज़्यादा नीड होगी ना अभी, लेकिन ये जो एनर्जी बन रही है जिस रेट से, दैट इज नॉट सफिशिएंट। वो मसल बोलती है भाई और तेजी और तेजी और जल्दी और जल्दी, कम ऑन गिव मी मोर। ठीक है, तो और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको, और वो एनर्जी की जो सफिशिएंसी है वो पूरा नहीं कर पाता, तभी हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। इसलिए होता क्या है, ये पाइरूवेट जो है अब CO2 एंड वाटर में ना टूट के डायरेक्टली लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है। यही लैक्टिक एसिड जो है मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है, और मसल्स में ये क्रैम्प डेवलप कर देता है, एकदम दर्द सा होने लगता है। पूछता है क्यों मसल्स में क्रैम्प डेवलप होता है, तो लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से होता है। ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से नहीं हो रहा। ऑक्सीजन तो है, थोड़ी थोड़ी तो जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो रही है। एक ऐसा फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन होती ही नहीं है, एब्सेंट है। लैक का मतलब हो गया कि है तो बट कम है, यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे एनर्जी तीनों बनती है। देखो तीनों में एनर्जी बन रही है, और तीनों में पहला स्टेप सेम है सर, वो ये कि ग्लूकोज पाइरूवेट में टूट रहा है, साइटोप्लाज्म में टूट रहा है।
माइटोकॉन्ड्रिया में एक रेस्पिरेशन हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ह्यूमन मसल सेल्स में जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है। एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट में होता है। ईस्ट मैंने बताया था एक तरह का फंगस होता है जिसको कि खमीर बोलते हैं। दारू बनती है ना, जो दारू एथेनॉल, वो ऐसे ही बनती है। एनर्जी तो सब में कॉमन है, इसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो एथेनॉल एंड CO2 निकलेगी। तो जो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन जिससे कि हम बनाते हैं क्या, एक अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है, तो वो एक्चुअल में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही रिएक्शन को करवाया जाता है। और जो रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, श्वसीय श्वसन तंत्र बोलते हैं। और वायुवीय बोलते हैं। और जो एब्सेंस होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है जो रेस्पिरेशन, उसको एनारोबिक यानी अवायुवीय श्वसन बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आया कि क्यों हमने खाना खाया था, कैसे खाना खाया था, और क्यों हमने ब्रीदिंग किया, और कैसे वो सारी चीज़ें काम करी। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? सारी चीज़ें हमने देख ली, किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? क्लियर है यहाँ तक? आई हेट माई माइंड, क्यों भाई? और एक चीज़ और, एंड वो चीज़ ये है, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ठोड़ी होती है ना, हमारी ठोड़ी, ठीक है, अभी तुम बोल रहे थे सीरियस सर आज सीरियस बहुत हो, थोड़ा सा मजाक कर दो तो उतने में मतलब है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लेते हो चीज़ों को। तो देखो, अब यहाँ पे ठोड़ी होती है ना, ठोड़ी नीचे, यहाँ पे ठोड़ी में, यहाँ पे एक बोन होती है, उसको बोलते हैं हायोइड बोन, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या है, खाने में भी और रेस्पिरेशन में भी सब में हेल्प करती है। हायोइड बोन बोलते हैं इसको, नीचे होती है ठोड़ी में, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़? चलिए अब करते हैं क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो रेस्पिरेशन करते हैं ना, रेस्पिरेशन ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं, बैक्टीरिया ये सब करते हैं, सब रेस्पिरेशन करते हैं। अभी हमने पढ़ा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो कहाँ पे होता है? ईस्ट में होता है। सिर्फ ईस्ट में ही नहीं, ये जो आपके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनमें भी होता है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायुवीय श्वसन तंत्र। क्यों? क्योंकि उनमें इस तरह से हमारे जैसे एल्वलाई होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, O2 आता है, उतना डेवलप्ड नहीं है ना ये लोग। तो उनका फंगाई, बैक्टीरिया, इनमें सब आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। और रेस्पिरेशन भी अलग अलग, जैसे हमारी सेल में हो रहा है तो उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे जो हमारे फ्रॉग लोग होते हैं, मेढक लोग होते हैं, वो अपने फेफड़ों से भी ब्रीद करते हैं, गिल से भी, और स्किन से भी ब्रीद कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फ्रॉग की अगर हम बात करें, फ्रॉग जो लोग होते हैं जब ये लैंड में रहते हैं तो गिल्स का यूज़ करते हैं, फेफड़ों का, गलफड़ों का जिसको बोलते हैं। और जब ये वाटर में होते हैं, वाटर में, तो ये स्किन का यूज़ करके ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करिए अभी। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ लाइपेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर पाएंगे। भाई तो अगर मॉक में, तो मॉक में पूछने को मैं अगर कुछ भी पूछ दूँ, ठीक है, मॉक में ये था, मॉक में वो था, कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यही बात मुझसे सीजीएल मेंस के स्टूडेंट से बोलते थे, ठीक है। लेकिन मैंने वही सेम चीज़ बोली कि मॉक में नहीं, जितना मैं आपको करवा रहा हूँ वही इनफ है। अगर हाँ, अगर एसएससी में पीवाईक्यू में पूछा है देन तो वो मेरे लिए बिल्कुल प्राथमिकता है। देन आप मुझे ज़रूर बताइए कि सर ये एसएससी के पीवाईक्यू में है एंड ये हम लोगों ने नहीं किया। आई वुड लव टू एड दिस इन दैट थिंग, बट मॉक से यार, मॉक कौन बना रहा है? मॉक एसएससी वाले बना रहे हैं मॉक। जैसे मान लो कि अब तुमको हम सेलेक्ट कर लें, ठीक है, कि आओ बेटा मॉक बनाओ हमारे लिए, थोड़ा लॉजिक लगाया करो। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ लाइपेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो पाचन की प्रक्रिया में लाइपेज के कार्य क्या को पहचाने? तो डाइजेशन, लाइपेज कहाँ पर रिलीज होता है? तो लाइपेज पैनक्रियाटिक जूस में होता है। ये क्या करता है? ये आपका करता है ब्रेकिंग डाउन दी इमल्सिफाइड फैट्स, यानी कि जो इमल्सिफिकेशन किया था फैट्स का, वो किसने किया था? बाइल जूस ने किया था। देन उस फर्दर इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड ब्रेक करने का काम लाइपेज का होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी लिवर? लिवर के संबंध में निम्नलिखित में, हाँ। तो अभी आप में से कोई लोग पूछ रहे थे ना कि क्यों सीरियस है, तो उसका रीज़न ये है कि चलो बाद में उसको अभी फ्लो
बिगाड़ते नहीं है सर आपको हैप्पी मैरिड लाइफ। अच्छा, तो इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लिवर, तो इट इज़ सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द लेफ्ट साइड। गलत हो गया, ठीक है, बिकॉज ये राइट साइड में लोकेटेड होता है। सिंपल, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, इट इज सेक्रेट्स द बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, इट इज द रेडिश ब्राउन ग्लैंड, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। लिवर ग्लैंड सेक्रेट्स डैश, ठीक है, डैश दैट आर स्टोर्ड इन दी सैक कॉल्ड दी गॉल ब्लैडर। तो किसको सेक्रीट करता है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तो कल पढ़े थे, ये हमारे फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपका स्टमक में रिलीज होता है। जो म्यूकस होता है वो आपका जो पेट होता है ना, उसकी जो श्लेष्मा झिल्ली होती है जो इनर डेलिकेट लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूकस। एंड द करेक्ट आंसर वुड बी बाइल जूस, ऑप्शन नंबर डी। इन ह्यूमंस द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग से शुरू होता है? कहाँ से स्टार्च स्टार्ट होता है? स्टार्च मैंने कहा था स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो रही है, एंड दैट इज बकल कैविटी में। देन ईसोफेगस इसको पहुंचाता है कहाँ पे? एक ईसोफेगस आपका पहुंचाता है इसको पेट के पास, स्टमक में पहुंचाता है, ठीक है, एंड देन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला, इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन डैश हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, लैम्ब, एग्स, ग्रास या फिर चिकन। तो अगर आपको फूड को किस तरह के फूड को, तो दैट वुड बी ग्रास। घास जो होती है ना, क्योंकि इसमें सेल्यूलोस होता है, तो इसको डाइजेशन करने के लिए, इसको डाइजेस्ट करने के लिए अगर आप घास खाएंगे तो उतनी आसानी से डाइजेस्ट आप नहीं कर पाएंगे जितनी आसानी से जो हमारे एनिमल से वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज इसमें सेल्यूलोस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको ब्रेक करना होता है, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन आर बॉडी। इनमें से कौन सा हमारे शरीर में कैल्शियम का कार्य नहीं है? इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्थ इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं भी हेल्प नहीं करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबल टू और इसका मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प होता है, इसका होता है, ठीक है, और बोन्स और टीथ में तो होता ही, आप जानते हैं कैल्शियम, और ब्लड क्लॉटिंग में थोड़े बहुत ये हेल्प करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबल टू रीजनरेट आर डाइजेस्टिव सिस्टम विद गुड माइक्रोब्स दैट विल न्यूट्रलाइज द हार्मफुल वंस। एंटीबायोटिक्स, प्रोस्थेटिक्स, प्रोबायोटिक्स या फिर प्रोसिंथेटिक्स, क्या होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबल टू रीजनरेट आर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इनको बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और बेटर करते हैं। वाट आर विली प्रेजेंट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो विली क्या होते हैं? विली हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, और ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर द फूड एब्जॉर्प्शन, एंड इससे क्या होता है? इससे हमारा फूड एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। और एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो वो पार्ट होता है जहाँ जहाँ से हमारा फूड जाता है। लिवर एंड पैनक्रियाज जो होते हैं दोनों हमारे ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं होते हैं। रीज़न बीइंग कि यहाँ से खाना हमारा पास नहीं होता है, फूड यहाँ से पास नहीं होता है। फूड जहाँ जहाँ से जाता है वही होगा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। ह्यूमन बींग्स में स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्क्वायर्ड एंड इज अबाउट हाउ मच लॉन्ग, तो 7 से 8 मीटर की होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये क्या होता है? तो इट इज़ रिक्वायरमेंट, कितनी मतलब डाइटरी हमें नीड है, दैट इज कॉल्ड एज रिक्वायरमेंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है ना। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई द GI, दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट हेल्प्स द बॉडी गेट रेड ऑफ द वेस्ट एंड कीप्स द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हेल्दी। तो कौन सा पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है फूड का जो कि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उसका डाइजेशन नहीं होता है, यानी कि वो ब्रेक नहीं होता है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, बट एक्चुअल में इसका मेन रोल ये होता है कि ये खाने को बहुत ही आसानी से पास होने में हेल्प करता है, और जो हमारा स्टूल है, जो हमारा वेस्ट है, उसको भी बहुत आसानी से पास होने में हेल्प होता है, दैट इज़ फाइबर विच इज़ अ फॉर्म ऑफ रफेज। तभी अगर मान लो आप का पेट ढंग से साफ़ नहीं होता, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, बिकॉज उसमें फ्रूट जूस नहीं, फ्रूट जूस आप निकाल रहे हैं तो आपने एक तरह से फ्रूट की शुगर पूरी निकाल ली पानी से एक फॉर्म में, ठीक है, वो भी अच्छा है, लेकिन जब आप उसको रॉ फॉर्मेट में खाएंगे तो आप उससे फाइबर भी लेंगे, उसका रफेज भी लेंगे, जो आपकी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी लाइनिंग को स्मूथ करेगा, ठीक है। 14th, मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन आवर बॉडी आर कैरीड आउट बाय, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कौन कैरी करता है? तो भाई ये करता है प्रोटीन। प्रोटीन हमने देखा था अमीनो एसिड, पेप्टॉन या फिर अमीनो एसिड में ब्रेक होता है, ठीक है। अगर कहीं पेप्टॉन भी लिख के आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, वही सेम चीज़ है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो प्रोटीन एक इंटरमीडिएट हम प्रोडक्ट मान सकते हैं। तो प्रोटीन, टू पेप्टॉन या फिर अमीनो एसिड में जो ब्रेक हो रहा है, इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। अमीनो एसिड से ही मिलकर एक तरह से प्रोटीन बना हुआ है, तो ये हेल्प करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन दो तरह की होती हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है एक तरह से याद रखो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन,
और कैटाबॉलिज्म का एक तरह से ऐसे याद रखो डिस्ट्रक्शन, इसमें चीज़ें टूटती हैं और उसमें चीज़ें बनती हैं। Dash, a fluid secreted by new mothers during the initial days of lactation, contains nutrients that boost a baby's immune system and help fight infection। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन फ्लूइड, ये होता है आपका कोलोस्ट्रम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, कोलोस्ट्रम। अगला, लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डैश फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। तो लार्ज मस्कुलर शीट होती है जो हमारी चेस्ट की कैविटी का फ्लोर बनाती है, यानी कि जो हमारा लंग्स होता है उसके नीचे होता है, एंड दैट इज नथिंग बट डायफ्रैगम, जो ऊपर जाता है जब हमारा एक्सेलेशन होता है और नीचे जाता है जब हमारा इनहेलेशन होता है। ठीक है, लैरिंग्स हमारा क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, एल्वेलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डुओडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडाइजेस्टिबल पार्ट पोर्शन ऑफ द डाइट एसेंशियल टू द हेल्थ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्ट नहीं होता है, फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, क्या होता है, और ये हेल्थ के लिए एसेंशियल है, दैट इज रफेज, है ना, जो भी पढ़ रहे थे फाइबर, वही चीज़ होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर वंस विद द हेल्प ऑफ। तो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में ब्रेक होता है किसकी हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सेक्रीट HCl एसिड दैट हेल्प्स आवर बॉडी इन किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो खाना आता है, उसको एसिडिक कौन बनाता है, उसको एसिडिक बनाता है HCl, ठीक है, स्टमक में, एंड देन ये खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको बेसिक बना देता है कौन, बाइल जूस। तो बाइल जूस का मेन फंक्शन क्या होता है, खाने को बेसिक बना देना। जो खाना एसिडिक है ना, क्योंकि अभी HCl रिलीज हुआ था, तो खाना एसिडिक होगा, उसका जो pH वैल्यू होगा वो 7 से कम होगा। देन जब ये बाइल जूस से मिलेगा तो उसको एसिडिक बना देगा, पहले तो न्यूट्रलाइज कर देगा, देन एसिड अल्कलाइन बना देगा, बेसिक बना देगा। वॉट हेल्प्स दी एसिडिक फूड अल्कलाइन दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक। देखो वही क्वेश्चन पूछ लिया कि जो एसिडिक फूड आ रहा है स्टमक से उसको अल्कलाइन कौन बनाएगा। तो भाई पेप्सिन, प्रोटीन को पेप्टोन या फिर अमीनो एसिड ने ब्रेक कर रहा है। गैस्ट्रिक जूस, ये तो एसिडिक ही बना रहा था HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वही सेम चीज़ ही है। आंसर क्या होगा, बाइल जूस, जो कौन सेक्रीट कर रहा है, लिवर। स्टोर कहाँ पे है, गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली में स्टोर्ड है ये। ठीक है, और बस आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने जिस तरह से देखा था लिवर का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन का होता है, उसी तरह पैनक्रियाज आपका ग्रीनिश कलर का स्ट्रक्चर होता है पैनक्रियाज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है, ये आई थिंक आप कर सकते हैं, वही सेम क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियाज। तो लिवर और पैनक्रियाज से सेक्रेशन किसको मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलता है। खत्म क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा, ये सब क्वेश्चन खुद करेंगे आप। ठीक है, कौन सा पार्ट नहीं है एलिमेंट्री कैनाल का। तो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट वो नहीं है जहाँ खाना नहीं जाता है। भाई कोलोन की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। रेक्टम भी वहीं मौजूद है, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन का। रेक्टम भी लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में मौजूद है। बगल कैविटी मुंह है, ईसोफेगस फूड पाइप, स्टमक और इंटेस्टाइन, यहाँ पे खाना जा रहा है। लिवर और पैनक्रियाज का रोल सिर्फ इतना है कि वो डाइजेशन में पार्ट करते हैं, एंजाइम्स फेंकते हैं, लेकिन वहाँ पे खाना जाता नहीं। तो 2-3 क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। अभी आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। इन बॉयज द ग्रोइंग लैरिंग्स इज विजिबल एज अ डिस्टिंक्टिव बल्ज एट द फ्रंट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एज एड्रेनलिन, कंठमणि यानी एडम्स एप्पल, कॉर्न या फिर ग्यूलेट। ठीक है, देखो कितने भयंकर रूप से लोग भागते हैं। अब साफ समझ में आता है क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि हाँ चल रहा होगा मैच, रहा नहीं जाता है, तड़प ही ऐसी है। लैरिंग्स की अगर बात करें तो ये एडम्स एप्पल में ग्रो हो जाता है ना, जो कि वॉइस बॉक्स होता है, यहीं से वॉइस जनरेट होती है। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इन दी लैक ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कहाँ पे डिमांड हो रही थी ज़्यादा, गिव मी मोर गिव मी मोर, कहाँ पे ज़्यादा हो रही थी, मसल्स में, है ना। तो ह्यूमन मसल सेल्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग दी रेस्पिरेशन। ठीक है, रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज can increase the capacity of lungs to take in more air. During inhalation, the ribs move up and outwards and diaphragm moves down. दोनों ही आपके सही है ना, किसी को डाउट तो नहीं इसमें। ठीक है सर, 5 नंबर क्वेश्चन, 5th में डाउट है क्या, चलो 5th में बता देते हैं आपको। सर CAPF के लिए फ्री का भाई, सीडे CAPF वाले जो है ना 11:30 AM पे परमार ऑफिसर्स चैनल पे BPYQ सीरीज़ वहाँ पे चल रही है। सीडीएस एग्ज़ाम लगा हुआ है ना उसके लिए। ठीक है, तो वो आप अटेंड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका CDS FS CAPF AC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए। ठीक है, परमार ऑफिसर्स पे। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एक्सेल्ड बाय द ह्यूमन लंग्स। तो कितनी होती है, 4.4%। आती कितनी अंदर, जितना एटमॉस्फेयर में होता है 0.036%। ठीक है, अच्छा बफरिंग हुआ था, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके बफरिंग हुआ था, ठीक है। व्हाट इज़ द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स, अच्छा बफरिंग की वजह से इतने लोग भागे हैं, अच्छा। व्हाट इज़ द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स फॉर गैस एक्सचेंज इन इंसेक्ट्स।
तो इंसेक्ट्स में देखो गिल्स में तो ये होता है जो मेंढक होते हैं गिल्स उसमें, ठीक है। डायफ्राम हमारे ह्यूमंस में, तो ट्रैकिया भी, ये स्पाइरैकल्स होते हैं इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट हमारा सबसे बड़ा क्लास होता है ऑर्थ्रोपोडा में ना, ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में ये क्लास होता है, सबसे बड़ा क्लास होता है, ठीक है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स क्या होता है, एडम्स एप्पल होता है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट अलाउज फॉर द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, लिमिट्स द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स कहाँ पे होता है? हम्म? कहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? तो ये हमारे स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा कहाँ पे मौजूद होता है? स्टोमेटा मौजूद होता है जो लीफ होती है ना उसके नीचे, मैंने आपको बताया था जो लीफ होती है, पत्ती होती है, पत्ती के नीचे मौजूद होते हैं पोर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं स्टोमेटा, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जिनको गार्ड कर रहे होते हैं गार्ड सेल्स, जो उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग में हेल्प करते हैं। कमेंट में अच्छा ये बताइए, यहाँ पे आपके कौन से टाइप ऑफ टिश्यूज़ लोकेटेड होंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट पे कौन से टिश्यूज़ लोकेटेड होंगे? तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपके लोकेटेड होंगे क्या, कॉलन कायमा, विच इज़ इरेगुलरली थिकन एट द कॉर्नर्स, अगर आपको याद आ रहा हो कॉलन कायमा इरेगुलरली थिकन होता है कॉर्नर्स पे। और यहाँ पे आपके इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी लोकेटेड होते हैं, जब तक ग्रो कर रहा है तब तक तो इंटर कैलरी, और नहीं तो कॉलन कायमा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। वेन्स ऑफ लीव में कौन से होते हैं जरा बताइए, वेन्स ऑफ लीव में, तो वेन्स ऑफ लीव में होता है आपका स्क्लेरन कायमा। सर आर्टिकल 31, अब आर्टिकल 31 भाई रिपील कर दिया गया था, ठीक है। 44th अमेंडमेंट जो था जिसमें कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको रिपील कर दिया जा चुका था, पढ़ाया तो था मैंने आपको। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन दी सर्फेस सेम स्टोमेटा होगा, ठीक है। तो आप खुद से क्वेश्चन अभी कर सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है। स्मॉल द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद द स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ब्रोंकाई, सीलिया, विली या फिर एल्वेलाई। तो सर विली तो उसमें होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एल्वेलाई ये फिंगर लाइक, ये सॉरी ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो और नहीं होते, गुब्बारे लाइक होते हैं। सीलिया होगा, सीलिया इज व्हाट, मैंने बोला था ना, सीलिया देखते ही बाल बाल दिखना चाहिए तुमको, एकदम बाल बाल हो जाए तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। चलिए भाई, तो 1-2 क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, लेक्चर होता है यहाँ पे ख़त्म, है ना। बाकी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं कल। क्या भैया टोनी स्टार्क कहाँ हो गया? अच्छा 5वां क्वेश्चन है, टोनी स्टारक 5th क्वेश्चन में हुआ था क्या? अच्छा इसमें हुआ था, तो मैं बोल रहा था, तो इसमें मैंने मतलब जो चीज़ तुम्हें मैंने इसमें कुछ ज्ञान दिया था तुम लोगों का फ्री फंड का, वो भी तुम लोगों को नहीं पता चला क्या? मैंने कुछ फ्री फंड का ज्ञान भी दिया था इसमें, कि भाई जो हमारे गाय भैंस होते हैं वो क्या करते हैं, र्यूमिनेट करते हैं, ठीक है। मतलब खाना खाया और बैठ के आपने देखा होगा मुंह चलता रहता है, मुंह चलता रहता है, खाना खा लिया पहले, मुंह चल रहा है, खाने को बाहर निकालते हैं, र्यूमन एक पार्ट होता है, ठीक है। जैसे हमारा हार्ट चैम्बर नहीं होता, तो वैसे चैम्बर होता है इन लोगों का, वहाँ से खाना निकालते हैं, फिर से मुंह में लाते हैं और फिर से उसको चबाते हैं, फिर से आराम से बैठ के डाइजेशन करते हैं। उनका ये है कि भाई खा लो, जितना भर सकते हो भर लो, आराम से बैठ के डाइजेशन करेंगे, और कुछ तो काम है नहीं तुम्हारी तरह कि आराम से इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो आराम से खाते हैं बैठ के डाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो फ्री फंड का ज्ञान ये दिए थे इसमें तुमको, कि हम भी र्यूमिनेट करते हैं, खाने को र्यूमिनेट नहीं करते, हम थॉट्स को र्यूमिनेट करते हैं, ठीक है। बाबा ओशो, बाबा परमार ठीक है। तो हम थॉट्स को र्यूमिनेट करते हैं, तो र्यूमिनेट हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो थॉट्स को हम रिमिनेट ऐसे करते हैं कि जो हमारे पास में जो चीज़ें हुई हैं उसको हम फिर से वापस लाते हैं ब्रेन में, फिर से बार बार उसको खुद को रिमिनेट करते हैं बार बार, कि यार ऐसा कैसे हो गया, उसने उस मेरे को ऐसा कैसे कह दिया, कैसे ऐसे हो गया। जो चीज़ें हफ्ते भर पहले, 2 दिन पहले हो चुकी, उसको भी हम अगेन माइंड में ला के, प्रेजेंट में ला के खुद को टॉर्चर कर रहे हैं, फिर से उसको रिमिनेट कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर बार बार सोच रहे हैं, है ना। सीरियस क्यों हैं? अच्छा सीरियस यार इसलिए हैं, 5 to 8 में बफ था, अच्छा इसीलिए इतने लोग भागे थे। 6th में आपका प्लाटिहेलमिंथेस, ऐसा था क्या? 7th का भाई ग्रास, 8th का इट हेल्प्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो भारी बलंडर हो गया, हमने देखा ही नहीं। सीरियस यार इसलिए हैं, सीरियस तो नहीं है, थोड़ा दर्द से कराह रहे एक्चुअली क्या ना कि पीठ जो है काफ़ी दर्द करती है, और उसको मैंने दिखवाया थोड़ा सा, अभी थोड़ा होली का एक दिन ब्रेक था तो मसाज वगैरह करवाया, तो पता चला काफ़ी गांठें पड़ी हुई हैं पीठ में, ठीक है। मतलब कि वो जो नहीं, स्वेलिंग हो रखी है पीठ में, ठीक है। तो वही थोड़ा सा दर्द में कराह रहे हैं तो वही है, बाकी दुखी उखी तो क्या ही है, अभी तुमको बताओ तो एकदम आसाद है, ऐसा दुखी उखी कुछ नहीं है ना। बस वो दर्द होता है और कुछ और भी बाकी दर्द है लाइफ में दर्द तो काफ़ी रहते हैं यार, है ना, कभी खुशी कभी गम।
अगली सीरीज कौन सी होगी मतलब? झंडू बाम है, क्या बात है, झंडू बाम आज लगाते हैं पूरे पीठ को, एकदम चिलमिला उठेगी मेरी पीठ। ट्रेविस हेड फिर से मार रहा है, अरे मारने दो यार, तुम लोग आईपीएल को इतना सीरियस क्या लेते हो? सालों से चला रहा, रोज का बल्ला उठा के आ जाते हैं। अरे वर्ल्ड कप देखने में तो मज़ा भी आता है, इंडिया के सपोर्ट करने में, आज इधर कल उधर। पहले हम भी तुम्हारे लोगों की तरह पागल हुआ करते थे। फिर एक दिन मौसी ने बोला ये क्या आईपीएल देखते रहते हो, तब से मैं जो है आईपीएल वगैरह में ज़्यादा, ठीक है खाना वाना खाते हुए देख लिया। ऐसा नहीं है कि मतलब वो, क्या मतलब यार, आज इस टीम में कल उस टीम में, किसको सपोर्ट करूं मैं जिसको सपोर्ट करता था वो दूसरी टीम में चला गया एक दिन, ठीक है, उस दिन मेरा फिर विश्वास उठ गया आईपीएल से। हाँ सर, दर्द बांटने वाली चीज। सही पकड़े हैं। चलिए भाई, तो मिलते हैं कल, है ना? और लाइव प्रोसेस के जो दो पार्ट हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो देखेंगे। हाउ टू लॉग इन अगेन मतलब मैं समझा नहीं, हाउ टू लॉग इन अगेन, फॉरगॉट पासवर्ड कर लीजिए अगर आप वो हो तो। चलिए भाई, थैंक यू। एक्चुअली क्या है, कमेंट पता नहीं क्या होता है क्लास के लास्ट में आते आते तक, ये यूट्यूब में क्या कुछ ग्लिच हो जाता है, फिर मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम है, वो दिखते